Assalamu alaikum everyone. This is our fourth lecture on inheritance for the course Object Oriented Programming. Inheritance के अभी हमारे काफ़ी सारे lectures हो चुके हैं, so this is our fourth one. कुछ topics जो रह गए हैं और most important उनमें से one of the important topics is method overriding. अब method overriding होता क्या है? So basically हम लोग जब भी inheritance की बात कर रहे हैं, हमने हमेशा बात की कि जब भी हम किसी क्लास को किसी क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करवाते हैं, या ये कहना चाहिए कि किसी बेस क्लास से कोई चाइल्ड क्लास डिराइव करवाते हैं, तो हमारे पास हमेशा तमाम डेटा मेंबर्स भी इनहेरिट होते हैं और साथ साथ जितने भी डेटा मेंबर फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस कहना चाहिए, वो भी साथ साथ इनहेरिट किए जाते हैं. सो फॉर इंस्टेंस ये जो एग्जांपल यहाँ पे शो हुई हुई है, इसके अंदर लेट्स से मेरे पास एक बेस क्लास है विच इज शेप, और इसके कुछ डेटा मेंबर्स भी होंगे, बट राइट नाउ हम फोकस कर रहे हैं ऑन अ फंक्शन जो इसका एक मेंबर फंक्शन है विच इज कॉल्ड ड्रॉ. अब मैंने अगर इस बेस क्लास से 3 डिफरेंट क्लासेस डिराइव की हैं, सो लेट्स से आई हैव अ स्क्वायर क्लास, साथ में मेरे पास एक सर्कल क्लास है, और उसके साथ ही मेरे पास एक और क्लास है विच इज ए हेक्सागोन क्लास. इनको अगर मैंने इनहेरिट करवाया है, यानी लेट्स से पब्लिकली इनको डिराइव करवाया है फ्रॉम माय बेस क्लास, तो होगा क्या कि ये ड्रॉ फंक्शन जो है वो इन तमाम तीनों क्लासेस का बेसिकली भी मेंबर फंक्शन बन जाएगा. राइट, हमने यही चीज देखी है कि जब हम इनहेरिट करवाते हैं, मेंबर फंक्शंस प्लस डेटा मेंबर्स उनका पार्ट बन जाते हैं डिराइव्ड क्लासेस का. तो इस केस के अंदर भी ये ड्रॉ फंक्शन डिराइव्ड क्लास का पार्ट बनेगा. लेकिन लेट्स से अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं स्क्वायर क्लास के अंदर इसका अपना भी एक ड्रॉ फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ. सिमिलरली मैं सर्कल क्लास का भी एक अपना ड्रॉ फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ, और साथ साथ में हेक्सागोन क्लास का भी एक ड्रॉ फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ. सो इस केस के अंदर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि हाउ डज द द कंपाइलर नो कि जब आप एक लेट्स से स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रॉ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करे? क्या वो इस स्क्वायर क्लास का अपना ड्रॉ फंक्शन कॉल करे, या फिर वो ड्रॉ फंक्शन कॉल करे जो इसने इनहेरिट किया है फ्रॉम आवर शेप क्लास? सो दिस सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. लेट्स से मेरे पास एक क्लास है विच इज क्लास ए. इसके अंदर अब लेट्स से मैं इसके अंदर एक डेटा मेंबर डाल देती हूँ. लेट्स कॉल दैट इंट ए. इसका एक डेटा मेंबर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम फोकस कर रहे हैं वो अभी हम मेंबर फंक्शंस के ऊपर कर रहे हैं. सो लेट्स से इसके अंदर एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड डिस्प्ले. अब वो डिस्प्ले फंक्शन लेट्स से कुछ नहीं करता सिवाय वो ये करता है कि वो एक सी आउट स्टेटमेंट है कि दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास ए. लेट्स से ठीक हो गया. इसके साथ ही लेट्स से अब मैं एक और क्लास लिखती हूँ विच इज कॉल्ड क्लास बी, एंड दिस क्लास इज पब्लिकली डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए. हमने कहा था कि डिफॉल्ट हमारी फंक्शनैलिटी पब्लिक ही होती है, लेकिन लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिकली डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए. और क्लास ए के अंदर क्लास बी के अंदर लेट्स से आई हैव अनदर इंटीजर विच इज लेट्स से इंट बी. मैं इसको नेम कर देती हूँ, एंड देन आई हैव पब्लिक में मैं डिफाइन कर रही हूँ फंक्शन इसका भी विच इज कॉल्ड डिस्प्ले. ठीक हो गया. और लेट्स से यहाँ पे भी मैं सी आउट करवा लेती हूँ, और ये स्टेटमेंट इज डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बी. ठीक हो गया. सो द प्रॉब्लम इज कि अब अगर मैं अपना एक मेन फंक्शन में लेट्स से आई हैव माय इंट मेन, एंड इसके अंदर if I create an object of class B, so that would be, let's say I will call it object. So what happens जब मैं object dot display का function कॉल करूँ? ठीक हो गया. क्योंकि प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास क्लास ए के अंदर भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, राइट, और वो फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है कि वो 0 आर्ग्यूमेंट इनपुट लेता है. और सिमिलरली मेरे पास क्लास बी जो कि एक डिराइव्ड क्लास है,
उसके अंदर भी ये सेम डिस्प्ले फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. सो द क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट हियर इज कि इस वक्त जब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रही हूँ, तो क्या इसको क्लास ए के फंक्शन को कॉल करना चाहिए जो इसका अपना है, सॉरी जो इसके पेरेंट का है, या वो फंक्शन कॉल करना चाहिए क्लास बी का जो इसका अपना फंक्शन है, राइट. सो दैट इज व्हाट वी मीन जब हम बात कर रहे होते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की. So function overriding, it refers to the situation जहाँ पे functions with the same definition have different behavior in different scopes. यानी कि different scope से क्या मतलब है, यानी different hierarchy levels के ऊपर एक function है जो same name से exist करता है, लेकिन different hierarchy levels के अंदर उसका behavior जो है वो different है. So for instance in the example जो भी हमने देखी थी, उसके अंदर जब वो क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन था तो वो आउटपुट एक डिफरेंट स्टेटमेंट करता था विच वाज डिस्प्ले फंक्शन ऑफ लेट्स से क्लास ए. और जब वो क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होता था तो उसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन है वो उसकी आउटपुट स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट थी विच इज डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास बी. So suppose both base class and the derived class have a member function with the same name and argument. यानी कि number of arguments जो वो function लेता है वो भी same है. And this is very important. सिर्फ नाम same होना जरूरी नहीं है, but also the number of arguments जो वो function लेता है. अगर वो इस तरह का एक function exist करता है with the same name and which also accepts the same number of arguments, वहाँ पे हमारा ये function overriding का concept employ किया जाता है. So if you create an object of the derived class and call the member function which exists in both classes, यानी अब आप उस member function को call कर रहे हैं, तो जो default behavior है आपकी C++ का वो ये होगा कि the member function of the derived class is invoked and the function of the base class is ignored. यानी इन आसान लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे बेस क्लास के अंदर भी उसी नाम का और उसी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने वाला एक फंक्शन होगा और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी उसी तरह का उसी नेम का एक फंक्शन और उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो हमेशा एज अ रूल डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा और इसी फीचर को हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग. सो इफ आई कम बैक टू द कोड दैट वी रोट, और अगर हम इसको रन करके एक सेकेंड, ओके यहाँ पे क्लास नहीं आना चाहिए, राइट. तो हम इसको अगर रन करके देखें, सो लेट अस सी, अभी हमने जो रूल पढ़ा है वो ये है कि अगर बेस क्लास में भी उसी नाम का एक फंक्शन है, दिस इज माय बेस क्लास, और मेरी डिराइव्ड क्लास के अंदर भी उसी नाम का अगर एक फंक्शन है, तो असूलन ऐसा होना चाहिए कि जब आप डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसा कि हमने अपने मेन के अंदर क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करें, तो हमेशा डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी इफ दैट इज ट्रू. सो मेरा आउटपुट क्या आया है, डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बी, राइट. सो इस केस के अंदर हम ये देख रहे हैं द रूल इज होल्डिंग अप कि हमने जो बात कही थी कि जब भी आप डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक ओवरराइडेड फंक्शन कॉल करते हैं तो हमेशा उसका अपना फंक्शन कॉल किया जाता है, ना कि बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, राइट. So this is just another example of what we are already discussing. I have a base class जिसके अंदर there is a public function called void, जिसकी return type है called get data, and then I have a derived class जिसकी type जो है, again I have another function here which is get data. तो जब आप main के अंदर एक object create करते हैं of the derived type और जब आप इसका ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा कॉल करते हैं तो ये हमेशा डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि अपने बेस क्लास के फंक्शन को. सो जस्ट टू बी वेरी क्लियर कि हम ऐसा करते क्यों हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम इनहेरिटेंस के थ्रू एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो भी चीज़ें इसने अपनी पेरेंट से इनहेरिट की हैं, ठीक है, वो इसके फीचर्स हैं, लेकिन इन सम वे हम जब ओवर फंक्शन को किसी ओवरराइड करते हैं तो हमारे कहने का मकसद होता है कि ठीक है, इसमें ये क्वालिटी तो है लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ फॉर्म में है, राइट. तो यानी हमारा कहने का इस केस में मकसद ये होगा कि मेरे पास बेस क्लास का जो गेट डेटा है वो यहाँ इनहेरिट तो हुआ है एंड आई नीड टू मेक श्योर कि लोगों को पता हो कि डिराइव्ड के अंदर भी गेट डेटा एग्जिस्ट करता है.
लेकिन मेरा गेट डेटा यानी डिराइव्ड का गेट डेटा मेरे पेरेंट के गेट डेटा फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप हमेशा जब भी ओवरराइटिंग करते हैं वो उस केस के लिए करते हैं जब आपने फंक्शनैलिटी को यानी उसी फंक्शन जो कि गेट डेटा है उसकी फंक्शनैलिटी को या तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो या थोड़ा एक्सटेंड करना हो, राइट? So the next question which arises is how to access the overridden function in the base class from the derived class. लेकिन अब अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमने अब एक फंक्शन जो कि ओवरराइड कर दिया, अब मैं उसको अपनी डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए हम अपना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, विच वाज अगेन ये कोलन का निशान ट्वाइस, colon is used twice. That's what we call our scope resolution operator. So for example, अगर मुझे अपने previous example के अंदर get data function अपनी derived class के अंदर use करना था, what I would have to do is use base and उसके बाद scope resolution operator and get data. So if we come back to our example, what we are talking about is what happens कि अगर अब मैं अपनी क्लास B के किसी फंक्शन के अंदर अपने क्लास A के ओवर रिडन फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ, तो हाउ डू आई डू दैट? तो उसके लिए हमने ये पढ़ा है कि हम क्या करें कि अपने उस फंक्शन के अंदर जिसके अंदर भी आप कॉल करना चाह रहे हैं हम उस क्लास का नाम लिखें जो इस केस के अंदर क्लास A है. Then I use my scope resolution operator and then I write the name of the function that I am trying to call, which is my overridden function, which is display. तो अब होना क्या चाहिए कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी B क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रही हूँ, इट शुड गो हियर, यानी कि ये हमने डिफॉल्ट फीचर बताया था कि अपने ही डिस्प्ले फंक्शन पे वो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेगा कि उसको कहा यह गया है कि अपनी बेस क्लास यानी कि जो क्लास A है उसके डिस्प्ले फंक्शन पे पहले जाए, सो इट शुड फर्स्ट शो डिस्प्ले फंक्शन ऑफ A एंड देन उसको नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए विच इज डिस्प्ले फंक्शन ऑफ B. So let's see if this works. So yes, that is our output, display function of A and display function of B. So this was how we access our overridden functions within our derived classes. Again, if we refer to our previous example of get data, तो यहाँ पे भी हमें वही नजर आता है, मेरे पास बेस क्लास है, ये वही फंक्शनैलिटी है गेट डेटा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो मेरा डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक बेस नाम का मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, देन आई यूज्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन आई यूज्ड गेट डेटा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ओरिजिनल बेस क्लास का गेट डेटा फंक्शन एक्सेस करें तो वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई डिराइव्ड क्लास और वो गेट डेटा कॉल करेगा, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल जाएगी इसके अपने गेट डेटा फंक्शन को। वंस ये इसके अंदर एंटर होगा देन इट सीज कि जो बेस क्लास है, अब ये बेस मैंने यहाँ पे बेस इसलिए लिखा है क्योंकि इस क्लास का नाम ही बेस है। तो जनरली हम जिससे डिराइव किया जाता है उसको भी बेस क्लास ही कहते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे उन्होंने नाम ही क्लास को बेस दिया हुआ है, राइट? देन आई यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी बेस में कहाँ जाए, तो आपने आगे बताया कि बेस में ये जाए गेट डेटा फंक्शन के अंदर, यानी वो यहाँ पे जंप कर जाए और यहाँ पे जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है उसको एग्जीक्यूट कर ले। सम थिंग्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट जब हम किसी फंक्शन को ओवरराइड कर रहे होते हैं। एक तो ये बात कि फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मोस्टली एग्जिस्ट करता है इनहेरिटेंस के अंदर, राइट? मोस्टली नहीं, इन फैक्ट इट इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस होना जरूरी है। और फंक्शन ओवरराइडिंग कैन नॉट बी डन विद इन अ क्लास, यानी क्लास के अंदर बार बार आप एक ही नाम का फंक्शन अगर उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम है तो वो नहीं लिख सकते। लेकिन ऑब्वियसली हम फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो, ये आपके इनिशियल जो आपने सी प्लस प्लस पढ़ी थी फर्स्ट टाइम उसके में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, जहाँ पे हम सेम नेम के फंक्शन को यूज करते हैं लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डिफर करते रहते हैं। ये हमने कुछ रिस्पेक्ट में जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे, तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारा नाम सेम होता है फंक्शन का, लेकिन जस्ट बाय द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो आप फंक्शन को पास कर रहे हैं तब कंपाइलर डिफरेंशिएट करता है कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है और कौन से फंक्शन को नहीं कॉल करना, राइट? सो फंक्शन ओवरराइडिंग कैन नॉट बी डन विद इन अ क्लास,
और हमें फॉर दिस वी रिक्वायर अ डिराइव्ड क्लास एंड अ बेस क्लास। दूसरी जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि फंक्शन दैट इज रीडिफाइंड must have exactly the same declaration in both base and derived class. That means the same name, same return type, same parameter list. So that is जो हम लोग शुरू में मैं इस बात पे फोकस कर रही थी कि नाम भी सेम होना चाहिए फंक्शन का, रिटर्न टाइप यानी जो पहले लिखते हैं void, int, double, whatever, रिटर्न टाइप भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए एंड द नंबर ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट्स जो वो फंक्शन लेता है वो भी एग्जैक्टली सेम लेना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओनली देन विल दैट फंक्शन बी ओवररिडन। सो उसकी जो एक एग्जांपल अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह के एरर्स हो सकते हैं इज, सो लेट्स से मेरे पास एक क्लास ए है, इसके अंदर मैंने पब्लिक डिफाइन किया है एक फंक्शन विच इज कॉल्ड फंक्शन वन। अब इसकी रिटर्न टाइप void है और इसके अंदर अगेन मैंने सिंपली एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है विच इज बेस फंक्शन वन इज कॉल्ड। देन आई हैव void function 2 एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है base function 2 is called। इसी से मैंने एक और क्लास डिराइव की है विच इज क्लास B विच इज publicly derived from class A। तो आई हैव पब्लिक के अंदर आई हैव फंक्शन 1। अब ये तो मेथड करेक्टली ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। देन आई हैव void करके मैंने फंक्शन 2 जो है वो इसके अंदर भी डिफाइन किया है, ठीक है। सो अगेन बोथ दीज फंक्शंस आल्सो एग्जिस्ट इन माय बेस क्लास, लेकिन यहाँ पे मैंने जो डिफरेंस किया है मैंने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो चेंज कर दिए, राइट। सो मेरी क्लास ए के अंदर फंक्शन 2 के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फंक्शन 2 के अंदर एक आर्ग्यूमेंट के साथ इस फंक्शन को लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि डिराइव्ड फंक्शन 2 इज कॉल्ड। सब इंट मेन में अगर हम देखें तो हमने बी टाइप यानी अपनी डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने फंक्शन 1 जो है वो कॉल किया। अब ये तो करेक्टली कॉल हो जाएगा और कौन सा कॉल होगा, ये कॉल होगा ऑफ माय डिराइव्ड क्लास। यही रूल हमने पढ़ा है कि हमेशा जब भी आप डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिराइव्ड क्लास का अपना ओवररिडन फंक्शन जो है वो हमेशा कॉल किया जाता है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट टू डॉट फंक्शन 2 कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा और एरर आपको प्रोबेबली ये आएगा कि आपको कहा, आपका कंपाइलर ये कहेगा कि मुझे फंक्शन 2 टाइप का कोई ऐसा फंक्शन इस क्लास के अंदर नहीं मिल रहा जिसके अंदर सिर्फ जिसके अंदर जीरो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास होती हूँ, राइट। क्योंकि मसला क्या है कि इवन दो इसने ये इनहेरिट किया हुआ है लेकिन आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 2 एग्जिस्ट करता है, इसने हमेशा इसी पे जाना है। यानी जब आप उसको फंक्शन 2 देते हैं कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली जंप हियर, बट व्हेन इट जंप्स हियर वो ये देखता है कि ये तो वो फंक्शन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन जो क्लास बी के अंदर डिफाइंड हुआ है वो तो ये कहता है कि आपको एक इनपुट आर्ग्यूमेंट भी साथ साथ पास करनी होगी, लेकिन आपने जब इसको कॉल किया है तो आपने इसको कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, हेंस ये आपके लिए एक एरर देगा। तो यानी अगर आपने इसको कॉल करना है या तो आप इसके अंदर इंडेक्स ना ले रहे होते तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता, या अगर आप इसको कॉल करना चाहते थे दैट मीन्स कि आपको इसको एक इंटीजर इनपुट जो है वो पास करनी थी। सो सवाल तो अभी भी हमें ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड टू ओवरराइड फंक्शंस, यानी कि हमें ये करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। और इसकी एक जो बहुत कॉमन रीजनिंग है वो ये होती है कि हम एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के अंदर कुछ एडिशन करना चाह रहे होते हैं। यानी कि हम हमारी पेरेंट क्लास है उसके में भी डेटा मेंबर्स कम थे, राइट। लेट्स से 2 डेटा मेंबर्स थे और उसके पास एक डिस्प्ले फंक्शन था, लेकिन हमारी जो डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है आप ये चाहते हैं कि वो ना सिर्फ उन डेटा मेंबर्स को शो करे जो उसने क्लास अपनी बेस क्लास से इनहेरिट किए हैं, बट ऑल्सो इट शुड शो इट्स ओन डेटा मेंबर्स एज वेल। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एडिंग टू एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, यानी कि जो बेस फंक्शन का डिस्प्ले फंक्शन की फंक्शनैलिटी थी आप डिराइव्ड क्लास में उस फंक्शनैलिटी के अंदर कुछ एडिशन करना चाह रहे होते हैं। सो लेट्स से दिस एग्जांपल दैट वी हैव ओवर हियर, so I have a base class and it has one integer जो let's say integer a equals 3 मैंने इसको रख दिया है और इसके अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन है जो सिंपली अपने मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। इट राइट्स वैल्यू ऑफ a is equal to and gives the value। ठीक हो गया। Then let's say I have another class which is child class and it has been publicly derived from my base class। इसके अंदर मेरे पास एक इंटीजर b है जिसको मैंने 5 वैल्यू दे दी है और पब्लिक में मैंने दोबारा एक फंक्शन डिस्प्ले लिखा है जो कि सेम नंबर सेम फंक्शन है
जो कि बेस में था। सो सी मेरे पास जो रिटर्न टाइप है वॉइड वो भी सेम है, जो नेम है वो भी सेम है, और जो नंबर ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी सेम है। यानी कि मैंने इस बेस फंक्शन को ओवरराइड किया है अपनी डिराइव्ड क्लास के अंदर। अब इसके अंदर जाके मैंने पहला काम ये किया है कि मैंने बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन पहले कॉल कर लिया, यानी अपने डिस्प्ले के अंदर मैंने अपने पेरेंट के डिस्प्ले को कॉल किया है। एंड देन मैंने साथ में एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा चीज भी लिख दी है कि पहले तो वो बेस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करे, लेकिन साथ साथ कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे लिख दे विच इज वैल्यू ऑफ बी। यानी कि व्हाट आई एम वांट फ्रॉम माय डिस्प्ले फंक्शन जो कि मेरी डिराइव्ड क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, आई वांटेड टू नॉट ओनली शो द वैल्यू ऑफ ए जो इसने बेस से इनहेरिट किया है, बट ऑल्सो शो द वैल्यू ऑफ बी जो इसका अपना डेटा मेंबर है। तो बेसिकली जब आप मेन के अंदर एक चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, यू विल सी कि आपकी जो आउटपुट है उसमें वैल्यू ऑफ ए भी आएगी और साथ साथ वैल्यू ऑफ बी भी आएगी। सो एडिंग टू एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी इज अ वेरी कॉमन यूज ऑफ यूजिंग overriding functions. So one thing which is important to note in terms of inheritance is कि हमारी जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है डज दैट वर्क विद इनहेरिटेंस। अब मैं ओवरलोडिंग की बात कर रही हूँ, ओवरराइडिंग की बात नहीं कर रही। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो लेट्स से मेरे पास एक क्लास बेस है, इसके अंदर एक पब्लिकली डिफाइंड फंक्शन f के नाम से है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और वो एक इंटीजर इनपुट आर्ग्यूमेंट भी लेता है। ठीक हो गया। उसी से मैंने एक क्लास डिराइव की है विच इज माई क्लास डिराइव्ड, जो कि पब्लिकली डिराइव्ड है फ्रॉम माई बेस क्लास। इसके अंदर भी मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है पब्लिकली विच इज एफ। नाम तो दोनों का सेम है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं इसकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द रिटर्न टाइप वो इस केस में डिफरेंट है। सो वो जहाँ पहले दोनों रिटर्न टाइप एज वेल एज द इनपुट टाइप इंटीजर थे, डिराइव्ड क्लास के अंदर ये दोनों जो हैं वो डबल की फॉर्म में है। ठीक हो गया। एंड इफ यू रिकॉल हमने ये बात बहुत ज़्यादा फोकस से मैंने पिछले स्लाइड में कही थी कि अगर आप ओवरराइड कर रहे होते हैं तो आप एग्जैक्टली 100% सेम रखते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी सेम नहीं रखा है, राइट। सो अब हम ये देखते हैं कि डिराइव्ड क्लास से हमने लेट्स से एक पॉइंटर क्रिएट किया और इसको एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया। अब ये सिंपली एग्जाम्पल पॉइंटर के थ्रू एक्सेस की है, लेकिन इट्स द सेम थिंग कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना लें और उसके थ्रू एक्सेस करें। सो लेट्स से मैंने एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको मैंने उसके अंदर मैंने फंक्शन f जो है वो कॉल किया है और उसको नंबर जो है वो 3 पास किया है। सो व्हाट वी विल सी इज, सो वी विल सी कि इसने जो है हमेशा ही इसका अपना f फंक्शन को कॉल किया। यानी कि टेक्निकली फंक्शन जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है इट वर्क्स अपॉन the difference in the type and return type of arguments। यानी असूलन तो ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि अब इसने इनहेरिट किया हुआ है ये वाला फंक्शन। अगर मैं इसको इंटीजर पास करूं तो इसको इंटीजर वाला फंक्शन कॉल करना चाहिए था, और अगर मैं इसको डबल पास करूं तो उसको डबल वाला फंक्शन कॉल करना चाहिए था। बट वी सी दैट इन फैक्ट इन एवरी सिनेरियो ये हमेशा इसी फंक्शन को कॉल करता है। सो जब आपने इसको 3 पास किया तो ये आउटपुट आपको देगा एज 6.3। जब आपने इसको 3.3 पास किया तो तब वो 6.6, यानी अगेन एक डबल वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है इंस्टेड ऑफ द सपोज इनपुट। यानी अगर आप हमने ये सोचा था कि मे बी ये इनपुट वाला कॉल करेगा पहले वाले सिनेरियो के अंदर जब आपने इसको एक इनपुट इंटीजर टाइप कॉल करेगा जब आपने इंटीजर पास किया है, बट दैट इज नॉट द केस। हर केस के अंदर वो हमेशा डबल वाले फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। तो जब तक बात हम सिंगल इनहेरिटेंस की कर रहे थे तब तक तो एवरीथिंग वाज फेयरली सिंपल। यानी हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास थी जिससे हमने सिंगल एक डिराइव्ड क्लास डिराइव की थी बेसिकली, राइट। सो वहाँ तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर थी, बट व्हाट हैपेंस जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर आते हैं इज दैट देयर कैन बी मल्टीपल एम्बिग्विटीज फॉर द रीजन। सो लेट्स से मेरे पास ये एक सिनेरियो है ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी एक टीचर क्लास है विच इज इनहेरिटेड from employee and also from a person class। यानी कि 2 बेस क्लासेस हैं और एक सिंगल मेरे पास डिराइव्ड क्लास है। ठीक हो गया। सो व्हाट हैपेंस अगर पर्सन के अंदर भी मेरे पास एक
एक फंक्शन एग्जिस्ट करे ऑफ द सेम नेम, और फिर एम्प्लॉय के अंदर भी मेरे पास उसी नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। यानी बोथ द बेस क्लासेस हैव द सेम फंक्शन विच इज नॉट ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास। यानी लेट्स से इसके अंदर पर्सन के अंदर भी कोई एक फंक्शन था, लेट्स से डिस्प्ले का, और एम्प्लॉय के अंदर भी एक फंक्शन था डिस्प्ले का, जिसको टीचर क्लास के अंदर मैंने ओवरराइड नहीं किया हुआ था। यानी टीचर क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन नहीं था। सो होगा क्या कि जब आप इसको इनहेरिट करवाएंगे, यानी जब आप इसको पर्सन से डिराइव कराएंगे, तो वो इसका भी डिस्प्ले फंक्शन अपने पास ले आएगा टीचर क्लास के अंदर। और जब आप इसको एम्प्लॉय क्लास में से डिराइव करवाएंगे, तो इस एम्प्लॉय क्लास का डिस्प्ले फंक्शन भी ये टीचर क्लास अपने अंदर लिख लेगा। सो द प्रॉब्लम अकर्स कि अब ये जब भी टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट कोई एक डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा, तो वो किसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करे? क्या वो पर्सन वाले से जो उसने डिस्प्ले फंक्शन इनहेरिट किया है उसको कॉल करे, या वो कॉल करे जो उसने एम्प्लॉई से इनहेरिट किया है? सो दिस इज द एम्बिग्विटी विच अकर्स ऑफन जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं। So agar if you try to call the function using the object of the derived class, the compiler shows an error। यानी कि कंपाइलर का प्रॉब्लम ये होता है कि कंपाइलर को समझ नहीं आती कि उसको कौन से फंक्शन को कॉल करना है, और जब भी कंपाइलर को कुछ समझ नहीं आता, दैट जनरली मीन्स कि वो आपके लिए एक एरर होता है। तो उसका सिनेरियो लेट्स से यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल मैंने कोड की हुई है। लेट्स से मेरे पास एक बेस 1 क्लास है, देन आई हैव अ बेस 2 क्लास। बेस 1 क्लास के अंदर भी मेरे पास एक void sum फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, और सिमिलरली मैंने बेस 2 के अंदर भी void sum फंक्शन के नाम से कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है। और जो मैंने अपनी डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्ट की है वो मैंने पब्लिकली डिराइव किया है फ्रॉम बोथ दीज बेसिस। तो वो बेस 1 से भी डिराइव हुई हुई है और वो बेस 2 से भी डिराइव हुई है। और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसका मतलब है कि इसका सम फंक्शन यानी बेस 1 का सम फंक्शन भी इसके अंदर आ गया है, और बेस 2 का जो सम फंक्शन है वो भी इसके अंदर कंटेन हो गया। तो जब आप डिराइव टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट सम फंक्शन की स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आपको हमेशा एक एरर देगा, बिकॉज इट विल से द कंपाइलर विल से आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप बेस 1 वाले फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या आप बेस 2 के सम फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जो हम रिजॉल्व करते हैं वो ये होता है कि हम बहुत क्लियरली और एक्सप्लिसिटली स्टेट करते हैं। जब भी हम फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो तो हम बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं कि हम कौन सी वाली बेस के फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। और अगेन इधर भी हमें जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है दैट इज व्हाट कम्स इन हैंडी। तो जब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस 1 वाला कॉल करना होता है तो वी राइट ऑब्जेक्ट, देन आई यूज द डॉट ऑपरेटर, देन बेस 1 यानी बेस 1 और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर बेस 1 के अंदर आप क्या कॉल करना चाह रहे हैं? सम फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, तो आपने इसके थ्रू इसको लिख दिया। लेकिन अगर आप बेस 2 का कॉल करना चाहते हैं तो अगेन आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, देन यू राइट बेस 2 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन यू राइट सम फंक्शन। तो दोनों इसके अंदर हमें बहुत क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली स्टेट करना पड़ता है कि आप कौन से वाली बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। So basically that was the solution that we have कि या अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही हो और सेम नेम का फंक्शन डिफरेंट बेस क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट करता हो जो आपने इनहेरिट किया है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको एक तो या तो ये कि उन फंक्शंस को बहुत एक्सप्लिसिटली बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द क्लास एंड यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप उसको कॉल करें, जिस तरह से हमने पहले किया है यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर। या जो इसकी दूसरी जो इसका हल होता है इस थ्रू वर्चुअल इनहेरिटेंस या वर्चुअल इनहेरिटेंस के थ्रू करते हैं। ये हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल इनहेरिटेंस। So that was all for this fourth lecture on inheritance. As always, if you have any questions, please do ask in the comment section. और अगर आप लोगों को कोई कोड्स वगैरह भेजने होते हैं so please do send them to me. I do try and make time कि मैं आप लोगों के कोड्स पढ़ लूँ और मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूँ। So let's see, let's hope कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा. We'll end the lecture here. Thank you everyone. Allah Hafiz.